नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस स्नातक स्तरीय परीक्षा का आपको सितंबर से इंतजार था, फाइनली उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है। अब जो है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस और रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम की डेट मई में है। और बहुत सारे लोगों का मुझे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझे मैसेज आ रहा था कि उसी दिन जो है लोअर पीसीएस का भी एग्जाम है। तो दोस्तों, इसमें जो है अभी डेट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि दोनों एग्जाम एक ही दिन होना वैसे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और तैयारी करते रहिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम चला रहे हैं आजकल आयोग के नए पैटर्न पर आधारित जिला सीरीज। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है जिला सीरीज का पौड़ी गढ़वाल। तो आज हम पौड़ी गढ़वाल के सुपर 30 MCQ प्लस PYQ लगाएंगे, जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। प्रणव आश्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, यह हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी तट पर स्थित है। दूसरा कथन दिया है, महाकवि कालिदास ने किसलिया प्रदेश कर्ण आश्रम को ही कहा था। तीसरा कथन है, वर्तमान में इसे चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो दोस्तों, आपको कथनों पर विचार करना है और इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 2, 3 यानी कि सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कर्ण आश्रम जो है प्राचीन काल में विद्या का एक केंद्र था। और दोस्तों, मालिनी नदी के तट पर स्थित होने के कारण ही इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता था, उसी के कारण कालिदास ने किसलिया प्रदेश किसे कहा है, तो वो कहा है कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम आजकल वर्तमान नाम जो है इसका चौका घाट भी है, चौकी घाट। तो आपको ये भी याद रखने हैं। तो आज जो क्वेश्चन होंगे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया था कि आज के बाद जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे, उनको जो है हमने आयोग के जो नया पैटर्न पे 5 से 6 पेपर हुए थे लास्ट, तो उन्हीं को हमने एनालाइज करके बनाया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। लास्ट में मैंने आपके लिए बिल्कुल PYQ रखे हैं, जो कि अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैंने फैक्ट वही रखे हैं जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, क्योंकि PYQ भी आपका एक साथ कवर हो जाएगा और सारी चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये सीरीज बनाई है। इसके अलावा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट में है, कर्ण आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे जो है महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की भी रचना की थी। और मालिनी नदी किसकी सहायक नदी है? अक्सर एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मालिनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है अलकनंदा की। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक सूची में आपको स्थान दिए गए हैं और दूसरी सूची में आपको प्राचीन उपनाम दिए गए हैं, जो कि मतलब अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको इसको मैच करवा देती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, लैंसडॉन का प्राचीन नाम कालोडांडा है। और सेकंड ऑप्शन में दिया है कोटद्वार का प्राचीन नाम है मोरध्वज। तीसरे ऑप्शन में दिया है श्रीनगर, और श्रीनगर का प्राचीन नाम है ब्रह्म क्षेत्र। और डी में दिया गया है दुगड्डा, और दुगड्डा का प्राचीन नाम है नाथपुर। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और उसके अलावा दोस्तों, श्रीनगर को जो है श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, मोरध्वज से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है मोरध्वज। और मोरध्वज का अभी वर्तमान नाम क्या है? मोरध्वज का अभी वर्तमान नाम है कोटद्वार, यानी कि कोटद्वार से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, श्रीनगर को अजयपाल ने 1517 में राजधानी बनाया था। और दुगड्डा का नाम पंडित धनीराम मिश्र ने अपने खेत के नाम पर रखा था। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कथन ए है, दुगड्डा को गढ़वाल में राजनीतिक जागृति का जनक माना जाता है। कारण आर है, यहाँ कुली बेगार आंदोलन, डोलापाल की आंदोलन और आर्य समाज जैसे आंदोलनों की रूपरेखा तैयार हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपको इनको कैसे लगाना है। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और दोस्तों, दुगड्डा जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है उत्तराखंड के क्रांतिकारियों के लिए। और दुगड्डा वो स्थान था जहां से
गढ़वाल की सामाजिक और राजनीतिक चेतना को एक दिशा मिलती थी। और दोस्तों ये भी एक PYQ क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद ने कहां पर पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। तो दोस्तों भवानी रावत के साथ चंद्रशेखर आजाद ने दुगड्डा के जंगलों में ही पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी, ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, दुगड्डा लंगूर और सिलगाड नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों मतलब किसी स्थान मतलब नदियों के संगम पर अगर कोई स्थान है तो वो क्वेश्चन जो है अब आयोग के नए पैटर्न पर बनी रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपको याद रखना है लंगूर और सिलगाड नदी के संगम पर। और दोस्तों उसके अलावा दुगड्डा में जो है कई बार पूछा जाता है कि दुगड्डा में कोई मतलब राजनीतिक रूप से कोई विशेष व्यक्ति रहता है तो उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम दुगड्डा कब आए थे। तो आपको याद रखना है JL नेहरू दुगड्डा जो है 1930 और 1945 को यहाँ आए थे। और दोस्तों इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गढ़वाल एकता सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है दुगड्डा में। और किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है 1914 में। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि पहले आपको एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको MCQ के क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से उनका सोल्यूशन देखना है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है कि आपको जिला पढ़ना है किसी भी बुक से, और सेकंड स्टेप में आपको जो हम आपको ग्रुप में PDF प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्वेश्चन लगाने हैं और अपना स्व मूल्यांकन करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और थर्ड स्टेप में है कि आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पानी राखो आंदोलन के संदर्भ में सही युग्म चुनिए। कथन A में दिया है पानी राखो आंदोलन की शुरुआत का स्थान जो है उपराईकाल पौड़ी था और पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार जो है सच्चिदानंद भारती थे। और पानी राखो आंदोलन से जुड़ी संस्था जो है दोदातोली विकास संस्था थी जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो दोस्तों कूट के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि पानी राखो आंदोलन की शुरुआत जो है उपराईकाल पौड़ी से हुई थी और इसके सूत्रधार जो है सच्चिदानंद भारती थे। और इस आंदोलन से जुड़ी संस्था जो है दोदातोली लोक विकास संस्था थी जिसके सूत्रधार भी कौन है, तो वो थे सच्चिदानंद भारती। और ये जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वो पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और सच्चिदानंद भारती जी ने दोदातोली क्षेत्रों में हजारों चाल खाल यानी कि चाल खाल कहते हैं दोस्तों छोटे तालाबों को, और कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि चाल खाल का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है छोटे छोटे तालाब बनवाना या पानी संरक्षण से संबंधित चाल खाल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का D इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों युग्म जो है एकदम सही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है जो सच्चिदानंद भारती थे उन्होंने जो है जल संचय की प्रेरणा जो है अनुपम मिश्र से उन्होंने ली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों कई बार नहीं क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सच्चिदानंद भारती द्वारा जल संचय की प्रेरणा किससे ली थी। तो आपको याद रखना है अनुपम मिश्र। इसके अलावा दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोदातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने PYQ से बनाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको जरूर जो है हेल्प मिलेगी और किसी भी जनपद से आपको 80 से 90% आपका चीजें जो है कवर हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोदातोली श्रेणी से 5 प्रमुख नदियां उत्तराखंड में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। और वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है देवलगढ़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, सही नहीं आएगा या सही है, सबसे पहले आपको इसको सर्कल करना है क्योंकि इसी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर A में दिया है, इनको मैं पूरा ही पढ़ लेती हूँ। ऑप्शन नंबर A में दिया है इसकी स्थापना कांगड़ा शासक देवल ने की थी। ऑप्शन नंबर B है अजय पाल ने 1512 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर C है नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर देवलगढ़ में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर D है यह केवल कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर D जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D जो है सही नहीं है देवलगढ़ के संदर्भ में। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है
कि कई बार हम जो है जल्दी जल्दी में लगा देते हैं। जैसे कभी पूछ लिया जाए कि देवलगढ़ की स्थापना किसने की थी, अगर आपने देख लिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है अजयपाल, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर अजयपाल लगा लेंगे। तो दोस्तों देवलगढ़ की स्थापना जो है वो कांगड़ा के एक शासक थे जिनका नाम देवल था, उन्होंने की थी। और अजयपाल ने जो है 1512 में यहाँ पर अपनी इस क्षेत्र को जो है अपनी राजधानी बताई। दोनों चीजों में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है, आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों देवलगढ़ में ही राजराजेश्वरी का मंदिर भी है, और राजराजेश्वरी किनकी कुल देवी है, तो वो है पंवार शासकों की। ये भी आपको याद रखना है, कई बार कुल देवी भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों देवलगढ़ में ही सोम का भांडा नामक प्राचीन स्मारक भी है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है देवलगढ़ में नाथों की गुफाएं भी प्रसिद्ध है। और जो दोस्तों ये देवलगढ़ जो है वो श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों लास्ट में मैंने आपके लिए बेहतर क्वेश्चन रखे हैं जो कि अभी तक आयोग ने पूछे हैं और एकदम नए पैटर्न पे हैं, तो आपको बिल्कुल वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम लगती है तो आप 1.5 की स्पीड से क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मंदिर के संदर्भ में सही कोड का चयन करें। कथन ए दिया है, यह भगवान राम ने शिव के 1000 कमलों से उपासना की थी। कथन 2 है, यहाँ वैकुंठ चतुर्दशी को संतान प्राप्ति हेतु खड़ा दिया अनुष्ठान किया जाता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर लगाना है। तो दोस्तों कमलेश्वर मंदिर के संबंध में दोनों कथन सही हैं, क्योंकि यहाँ पर ही भगवान राम ने शिव की 1000 कमलों से उपासना की थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है कमलेश्वर मंदिर जो कि पौड़ी में स्थित है। और उसके अलावा दोस्तों वैकुंठ चतुर्दशी मेले की एक विशेषता है कि यहाँ पर संतान प्राप्ति हेतु लोग पूरी रात जागकर और खड़ा दिया अनुष्ठान करते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कमलेश्वर मंदिर की एक और मान्यता यह भी है कि भगवान राम ने जब 1000 कमल से भगवान शिव की यहाँ पर उपासना कर रहे थे, तो उसमें जो है एक कमल की कमी पड़ गई थी। तो यहाँ पर भगवान राम ने जो है अपने नेत्र को ही अर्पित कर दिया था। अर्पित करने का मतलब उन्होंने संकल्प लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों शिवरात्रि और वैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पर मुख्य रूप से मेले लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों जो कमलेश्वर महादेव मंदिर है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कमलेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है अलकनंदा। और दोस्तों उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो श्रीनगर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कमलेश्वर महादेव मंदिर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है संतान की प्राप्ति हेतु लोग रात भर हाथ में दीपक लेकर खड़े रहने की एक विशिष्ट परंपरा है। इससे माना जाता है कि लोगों की संतान प्राप्ति की इच्छा जो है पूरी हो जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोटद्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है आपको ये याद रखना है। सबसे पहले जो है दोस्तों गढ़वाल का प्रवेश द्वार मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार, और कोटद्वार का प्राचीन नाम क्या है, तो कोटद्वार का प्राचीन नाम या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब पुराना नाम इसका ग्रास्टिंगगंज है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा कब मिला था, तो वो मिला था 2017 में। यानी कि दोस्तों ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं, पर एक आपको ध्यान रखने की चीज ये है कि जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वो गलत है, क्योंकि कोटद्वार जो है खो नदी के तट पर है, ना कि अलकनंदा के। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है कोटद्वार का मास्टर प्लान जो है केसी माथुर ने बनाया था। अगर दोस्तों कभी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोटद्वार बसाने का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था, तो आपको याद रखना है केसी माथुर ने। और दोस्तों इसके अलावा सिद्धबल्ली मंदिर भी कोटद्वार में ही स्थित है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो पौड़ी जिले का एकमात्र जो रेलवे स्टेशन है तो वो भी कोटद्वार ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले सूची फर्स्ट में दिए गए हैं आपको संस्थान, और दूसरी सूची में दिए गए हैं स्थान, जिनको आप लोग को एक दूसरे से मिलान करना है। वीडियो को पॉज करिए और उसका आंसर लगाइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं पलायन निवारण आयोग जो है वो पौड़ी में स्थित है, मतलब मुख्यतः ये पौड़ी में ही स्थित है।
और उत्तराखंड का एनआईटी जो है श्रीनगर सुमाड़ी में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो वो है श्रीनगर में, ये भी आपको याद रखना है। और भेल कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कोटद्वार। यानी कि दोस्तों जो आमने सामने विकल्प दिए गए हैं वो एकदम सही है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। पलायन निवारण आयोग का मुख्यालय जो है, आपको पता ही होगा कि पलायन निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पौड़ी में। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी कि HNV को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगर दोस्तों क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी कि HNV को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है 2009 में। पलायन निवारण आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 2017 में। और श्रीनगर में प्रादेशिक शिक्षा निदेशालय स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रादेशिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है श्रीनगर, और श्रीनगर कहाँ है, पौड़ी में। और उसके अलावा दोस्तों आपको मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कथन ए है, लैंसडाउन को गढ़वाल राइफल्स का मुख्य केंद्र माना जाता है। कारण आर है, यहाँ 1887 में गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि लैंसडाउन को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंसडाउन को सैन्य नगर के रूप में भी जाना जाता है। और लैंसडाउन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों लैंसडाउन की स्थापना जो है कर्नल मैन वार्निंग द्वारा लैंसडाउन की स्थापना की गई थी। और लैंसडाउन का नाम लैंसडाउन कब पड़ा था, तो जब जो है भारत के वायसराय जो है 1890 में लैंसडाउन आए थे, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ का नाम लैंसडाउन रखा गया था। तो दोस्तों दोनों कथन ए और कारण आर जो है एकदम सही है, और कथन ए और कारण आर एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, लैंसडाउन में 1923 में वॉर मेमोरियल बनाया गया था। वॉर मेमोरियल क्या होता है दोस्तों, वो होता है युद्ध स्मारक, जहाँ पे मतलब लोगों के नाम होते हैं, जो भी शहीद हो जाते हैं उनके नाम होते हैं। और दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंसडाउन में एक प्रमुख ताल भी है जिसे भुल्ला ताल कहा जाता है। और दोस्तों लैंसडाउन में ही संत मैरिज चर्च भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि लैंसडाउन का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है, वो था कालूडांडा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राहु देवता का मंदिर पौड़ी जनपद के किस गांव में स्थित है। क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस प्रकार से बनाए हैं जिससे आपकी सारी चीजें एक ही उसमें कवर हो जाएं, इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों अगर नॉर्मली का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में राहु का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है राहु का एकमात्र मंदिर जो है पैठानी पौड़ी में स्थित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो पैठानी गांव जो है वो थलीसैंण ब्लॉक में पड़ता है, जहां पर जो है राहु का एक प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर ये जो पैठानी है ये जो है पश्चिमी नयार और वोनो नदी के संगम पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, जो राहु का मंदिर है तो मतलब यहाँ पर राहु की पूजा होती है। और दोस्तों स्थानीय स्तर पर जो है, स्थानीय नहीं मतलब ये जो है पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो है राहु मेला भी यहाँ का काफी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उसके अलावा राहु मेला जो है राहु मंदिर जो है वो दूधातली श्रेणी के तलहट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पौड़ी जनपद की सीमा राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों पौड़ी जनपद की सीमा जो है राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करती है। वो 7 जिले भी आपको याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से एक जिला पौड़ी जनपद से सीमा नहीं बनाता है, तो आपको वो 7 जिले कौन कौन से हैं जो पौड़ी से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देहरादून, तब है हरिद्वार, तब है टिहरी गढ़वाल, तब है रुद्रप्रयाग, तब है चमोली, तब है अल्मोड़ा और तब है नैनीताल। तो दोस्तों पौड़ी जिला जो है 7 जिलों को मतलब इसकी सीमा स्पर्श से होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों कई बार क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि पौड़ी जिले का क्षेत्रफल जो है वो 5329 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि आपको कैसे याद रखना है, तो आपको याद रखना है 5329 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पौड़ी जो है राज्य के 6वां सबसे बड़ा जिला है, ये भी आपको याद रखना है।
और दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौड़ी का गठन कब हुआ था? तो पौड़ी का गठन जो है 1840 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। जितने भी पॉइंट्स दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको नहीं याद है, तो आपको उनको नोट करना है और उसके बाद उनका रिविजन करना है। बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो है इसमें जितने भी मैं आपको पॉइंट लिखा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बिल्कुल भी आपने स्किप करा है और अगर आपका 17 तारीख का एग्जाम है और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो है बहुत दिल जो है आपका एकदम दुखी हो जाएगा कि काश हमने उस दिन वीडियो को पूरा देख लिया होता, तो आज हमारा ये क्वेश्चन जो है ये पॉइंट हमारा एकदम सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीलकंठ महादेव मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर जो है विशंभु पर्वत पर स्थित है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ये जो है मैंने आपको हरिद्वार जनपद में भी आपको इसको कवर किया था। तो दोस्तों नीलकंठ महादेव जो है वो ऋषिकेश के पास स्थित है, पर ऋषिकेश के पास तो ये एकदम मतलब स्थित है, पर इसके अलावा ये जो है पौड़ी में स्थित है। मतलब कभी आप ये मत सोच लेना कि ऋषिकेश के एकदम पास है तो आप देहरादून मत इसका आंसर लगा देना। इसका आंसर जो है पौड़ी है। और दोस्तों मैंने परसों भी आपको बताया था, यहाँ पर जो है मधुमती और पंकजा नदियों के संगम पर विशंभु पर्वत है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ये मैंने आपको शायद देहरादून जिला सीरीज में भी पढ़ाया था कि शिव जी ने जब समुद्र मंथन का विष जो है नीलकंठ महादेव मंदिर पर ही पिया था, इसलिए इसकी मतलब ऐसी मान्यता है। और यहीं पर जो है दोस्तों शंभु और निशंभु पर्वत भी स्थित है। और जो नीलकंठ महादेव मंदिर की वास्तुकला जो है वो जो है दक्षिण भारतीय शैली से प्रेरित दिखती है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वास्तुकला भी कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को भी याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गुजड़ू आंदोलन, यानी कि इसे मैंने आपको ये भी कवर कर दिया है कि गुजड़ू को ही गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गुजड़ू आंदोलन के संदर्भ में नीचे आपको कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है और कूट के माध्यम से आपको उनका आंसर देना है। गुजड़ू जो है गुजड़ू आंदोलन ये जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय आंदोलन था। इसके प्रणेता जो है राम प्रसाद नौटियाल थे। नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों गुजड़ू आंदोलन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि गुजड़ू आंदोलन कब सक्रिय था या कब चल रहा था, तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और अगर आपसे वर्ष पूछा जाए तो 1942। और दोस्तों गुजड़ू आंदोलन के जो प्रणेता थे उनका नाम था राम प्रसाद नौटियाल। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों कथन सही हो जाएंगे। और दोनों कथन किसमें सही दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों जो गुजड़ू क्षेत्र था, गुजड़ू क्षेत्र में जो है राम प्रसाद नौटियाल ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नेतृत्व का उठाया था, जिसके कारण जो है इसे गढ़वाल का बारदोले की संज्ञा दी गई थी। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, राम प्रसाद नौटियाल को गढ़वाल का शेर भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार उपाधियां भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि गढ़वाल के शेर की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आपको याद रखना है राम प्रसाद नौटियाल। और राम प्रसाद नौटियाल का संबंध किस आंदोलन से था? वो था गुजड़ू आंदोलन से। उसके अलावा दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र। और सल्ट क्षेत्र कहाँ था? वो था अल्मोड़ा में। और सल्ट को कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा किसने दी थी? तो आपको मैंने अल्मोड़ा जिले की सीरीज में बता दिया था, वो दी थी महात्मा गांधी द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और गुजड़ू जो है गुजड़ू पौड़ी जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के पास स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। धरणीधर चंदोला का संबंध किस वाद्य यंत्र के निर्माण से है? तो दोस्तों जो पौड़ी जिले के धरणीधर चंदोला थे, उन्होंने जो है विचित्र वेला नामक एक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका संबंध कहाँ से था? तो उनका संबंध था पौड़ी से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों शिव प्रसाद डबराल चारण का साधना स्थल कहाँ है? तो आपको वो भी याद रखना है कि शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल दुगड्डा था। और दुगड्डा में भवानी सिंह रावत ने शहीद मेले की शुरुआत भी की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विचित्र बेला जो वाद्य यंत्र धरणीधर चंदोला द्वारा जो आविष्कार किया गया था, ये जो है एक दुर्बल वाद्य यंत्रों की श्रेणी में भी रखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कथन ए है विंसर महादेव मंदिर दुदातोली श्रेणी में स्थित है। कारण आर है यह मंदिर राजा भारमल द्वारा 1729 ईस्वी में बनवाया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विंसर महादेव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है राजा भारमल द्वारा 1729 में। और दोस्तों विंसर महादेव मंदिर जो है दुदातोली श्रेणी में ही स्थित है। यानी कि दोस्तों कथन तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करना है। यानी कि कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई कि विंसर महादेव मंदिर जो है पौड़ी और चमोली की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों इसी को जो है विनेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है ताड़केश्वर महादेव मंदिर। ताड़केश्वर महादेव मंदिर जो है पौड़ी में ही स्थित है। और पौड़ी में अगर क्षेत्र विशेष पूछा जाए तो आपको याद रखना है लैंसडॉन के पास। उसके अलावा दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है विंसर महादेव मंदिर जो है घने बांज के जंगलों के बीच स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और विंसर महादेव मंदिर में ही कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भी लगता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है श्रीनगर मास्टर प्लान 1909 में किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों श्रीनगर का जो बसाने का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था 1909 में, ये जो है कमिश्नर ईपो द्वारा किया गया था। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों श्रीनगर का मास्टर प्लान क्यों तैयार करना पड़ा था, क्योंकि जो है दोस्तों 1894 में श्रीनगर में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ से जो है अधिकतर तहस नहस हो गई थी। तो उसके बाद जो है कमिश्नर ईपो ने इसे दोबारा बसाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। ये भी आपको याद रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों श्रीनगर का पुराना नाम जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो श्रीनगर का पुराना नाम है ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा दोस्तों श्रीनगर में प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और दोस्तों श्रीनगर को ही पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं जलप्रपात और सूची सेकंड में दिए गए हैं स्थान। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन से पहले इन MCQ प्लस PYQ सीरीज के PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपनी बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों जो गौरीवीर झरना है, ये गौरीवीर झरना जो है नया नदी पर है। और जो चूनाधार जलप्रपात है वो पौड़ी में है। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि चूनाधार प्रपात कहाँ है, तो आपको याद रखना है पौड़ी। और रामेशपुर प्रपात जो है वो भी कहाँ स्थित है, तो वो भी पौड़ी। मेरे इन क्वेश्चन को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो सके जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया था, जो भी उसके सामने ऑप्शन दिए गए हैं तो वो उन्हीं के साथ मैच हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो गौरीवीर झरना है, ये जो है पौड़ी का सबसे बड़ा झरना है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से पौड़ी का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, तो आपको याद रखना है गौरीवीर। और गौरीवीर झरना किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है नया नदी पे। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है नया नदी का संगम जो है अलकनंदा नदी में सतपुली में होता है। तो आपको याद रखना है नया सतपुली किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो आपको याद रखना है नयार और अलकनंदा नदी के। उसके अलावा दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है पौड़ी में दो प्रमुख कुंड भी हैं, वो है तारा कुंड और हाथी कुंड। ये भी आपको याद रखना है। और जो दुग्ध ताल है, वो दुग्ध ताल जो है दुदातोली श्रेणी के पास ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है शहीद मेले की शुरुआत दुगड्डा में किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया था कि दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत जो है भवानी सिंह रावत ने की थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का भी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है कि किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। जैसे कॉन्सेप्ट किस प्रकार से मैं आपको क्लियर करने को कह रही हूँ, जैसे भवानी सिंह रावत जो है वो जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने चंद्र सिंह आजाद और अन्य शहीदों की स्मृति में दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन जो है व्यक्ति विशेष से इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि निम्न में से एक स्वतंत्रता सेनानी है या नहीं है।
तो आपको याद रखना है भवानी सिंह रावत भी क्या थे, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जो है दोगड्डा यानी कि पौड़ी के जंगलों में चंद्रशेखर आजाद को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो है 1930 में दोगड्डा में रुके थे, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों दोगड्डा का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था नाथोपुर। और दोस्तों गढ़वाल एकता सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो भी आपको याद रखना है दोगड्डा में। और कब हुआ था, वो हुआ था 1914 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन ए है कोटद्वार को उत्तराखंड का ग्रास्टिंगगंज कहा जाता है। कारण आर है गढ़वाल का मुख्य व्यापारिक केंद्र और एकमात्र रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि आपको इनको कैसे सॉल्व करना है। आपको जो है अब इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको उनके लिए रेडी रहना है। तो दोस्तों इसमें जो है दोनों कथन मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है, दोनों सही है, पर ये जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा है, कथन में कहा है कि कोटद्वार को उत्तराखंड का ग्रास्टिंगगंज कहा जाता है, जो कि एकदम सटीक है। और दोस्तों जो कोटद्वार है वो गढ़वाल का मुख्य व्यापारिक केंद्र है और ये जो है एकमात्र रेलवे स्टेशन भी है। तो दोनों मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन दोस्तों जो ग्रास्टिंगगंज नाम है, ग्रास्टिंगगंज जो है कोटद्वार का प्राचीन नाम है। प्राचीन मतलब कि इसका पुराना नाम है। और इसका नाम ग्रास्टिंगगंज बिल्कुल भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक व्यापारिक केंद्र होने से इसकी मतलब इसकी ऐसी विशेषता नहीं है कि इसका नाम ग्रास्टिंगगंज तब रखा गया होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है कोटद्वार जो है कोटद्वार खो नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कोटद्वार में एक सिद्ध बलि मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों कोटद्वार को एक और संज्ञा दी जाती है, इसे जो है स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कोटद्वार। क्वेश्चन नंबर 20 है पौड़ी जिले में मानसर मेला किस देवी को समर्पित है। तो दोस्तों मानसर मेला जो है माता सीता को समर्पित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो मतलब पौड़ी की सितोंसु पट्टी है, ये मेला जो है यहाँ पर आयोजित होता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो माँ सीता थी वो सितोंसु पट्टी पर ही धरती में समाई थी। दोस्तों ये PYQ है, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था कि माता सीता धरती में किस स्थान पर समाई थी, तो आपको याद रखना है पौड़ी के सितोंसु पट्टी में। और यहीं पर एक मेला भी लगता है, उसे कहते हैं मानसर मेला। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों जो फलस्वाड़ी गांव में मतलब मुख्य पूजा, यहाँ के फलस्वाड़ी गांव में इसकी मुख्य पूजा होती है। और दोस्तों इसी क्षेत्र को जो मतलब ये है, ये सितोंसु पट्टी जो है, इसी क्षेत्र को जो है लवकुश की तपोभूमि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहीं पर जो है कार्तिक शुक्ल की द्वादशी को मेला आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है कि मानसर मेला कब लगता है, तो वो लगता है कार्तिक शुक्ल की द्वादशी को ये मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन PYQ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज क्या क्लियर हुई इस क्वेश्चन में, एक चीज आपको ये क्लियर हुई कि गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी की संज्ञा किसे दी जाती है, वो दी जाती है श्रीनगर को। और दूसरा आपका पॉइंट क्या इसमें क्लियर होगा, ये होगा कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है अलकनंदा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो अलकनंदा है, अलकनंदा जो है अलकनंदा के बाएं तट पर श्रीनगर स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा गढ़वाल मंडल का ये श्रीनगर जो क्षेत्र है, ये मुख्य शैक्षणिक और ऐतिहासिक केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों श्रीनगर को 1517 में राजा अजयपाल ने अपनी मतलब राजधानी बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों एक श्रीयंत्र टापू कांड जो है 1995 में हुआ था, तो ये भी कहाँ हुआ था, ये भी श्रीनगर के क्षेत्र में हुआ था। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है श्रीनगर नगर निगम का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 2021 में, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको बताना है कि अभी हाल फिलहाल में 2 नगर निगमों का गठन हुआ था, तो वो कौन कौन से हैं, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है खिरसू पर्यटन स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है यह प्रदूषण मुक्त शांत स्थल है। दूसरा कथन दिया है यह बांज और बुरांस के घने वन है, मतलब यहाँ पर बांज और बुरांस के घने वन है। और तीसरा कथन दिया है
खिरसू इको पार्क यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको कथन को एनालाइज करना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि खिरसू प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ है, तो वो है पौड़ी में। और दोस्तों जो खिरसू है, तो खिरसू जो है हिमालय क्षेत्र की चोटी के सुंदर दृश्य भी यहाँ से दिखाई देते हैं और ये अपने आप में एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह है जो कि पूरे उत्तराखंड में ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 का डी सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि यह एक प्रदूषण मुक्त स्थल है, ये भी सही हो जाएगा। और खिरसू में बांज और बुरांस के घने वन पाए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और दोस्तों खिरसू में ही इको पार्क भी विकसित किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों तीनों कथन एकदम सही हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों खिरसू में ट्यूलिप गार्डन भी बनाया जा रहा है। और दोस्तों और दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, वो है पिथौरागढ़ में। उसके अलावा दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खिरसू जो पर्यटन स्थल है वो जो है पौड़ी से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों खिरसू को ही हिडन पैराडाइज भी कहा जाता है, यानी कि छुपा हुआ स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी में किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ज्वालपा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, मतलब प्रसिद्ध मंदिर जो है उसको आपको याद रखना है, वरना ज्वालपा देवी मंदिर तो हर जगह है, पर पौड़ी का जो ज्वालपा देवी मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है ज्वालपा देवी मंदिर कहाँ है, तो वो है पौड़ी में। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है पश्चिमी नयार नदी के तट पर स्थित है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ज्वालपा देवी जो मंदिर है वो अपने आप में मतलब वो है एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, तो आपको इसलिए ये जो है बहुत जरूरी हो जाता है और आपको ये याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों ज्वालपा देवी मंदिर जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और जो ये ज्वालपा देवी मंदिर है वो जो है पौड़ी से लगभग पौड़ी वैसे तो वो सारा क्षेत्र पौड़ी में ही आता है, पर जो पौड़ी का जो मेन शहर जो है उससे जो है ये मंदिर 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पलायन निवारण आयोग का गठन उत्तराखंड सरकार ने कब किया था। तो दोस्तों पलायन निवारण आयोग का गठन जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा 2017 में किया गया था, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों समझे कि उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग का आप सभी को पता होगा कि इसकी जरूरत क्या थी। तो दोस्तों इसकी जरूरत ये थी कि उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा था उसको रोकने का और वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर पौड़ी में ही स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कोई भी आयोग दिया जाता है और उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पलायन निवारण आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके अध्यक्ष जो है जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। और उसके अलावा दोस्तों आप ये इसके उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम उपाध्यक्ष जो थे इसके डॉक्टर एस नेगी थे, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका नाम जो है पहले पलायन निवारण आयोग था, लेकिन अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कथन ए है, मोर ध्वज यानी कि कोटद्वार को वेनसांग ने मोलो फॉलो कहा था। कारण आर है, वेनसांग ने 7वीं सदी में इस क्षेत्र की यात्रा की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि दोस्तों जब वेनसांग ने कोटद्वार की यात्रा की थी तो तभी इसने यहाँ का नाम मोलो फालो रखा था, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो चीनी, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वेनसांग किस देश का यात्री था। तो आपको याद रखना है चीनी यात्री वेनसांग था। और वेनसांग ने मोर ध्वज की प्राचीनता और यहाँ के बौद्धिक महत्व का भी उल्लेख किया था। और दोस्तों उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में है, मोर ध्वज कुषाणकालीन एक ऐतिहासिक किला था और यहाँ पर प्राचीन मृद भांड और ईंटें भी मिली थी। तो दोस्तों अपने आप में कोटद्वार जो है एक महत्वपूर्ण शहर है हर दृष्टि से, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना हो सकती है, तो इसलिए आपको इनको ढंग से पढ़ना है। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोटद्वार कालागढ़ मार्ग पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ने से पहले दोस्तों क्वेश्चन को एक भी मैं आपको कह रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए और अच्छे से इनको पढ़िए और रिवाइज कीजिए
आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है सारे उसी पैटर्न पे रखे हैं जो कि अब आयो का नया पैटर्न है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज, अगर आप किसी चैनल के मतलब किसी टेलीग्राम चैनल आप चलाते हो या ग्रुप चलाते हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जब आपको इन वीडियोस की जरूरत होगी, अगर आप ढूंढना भी चाहोगे तो ये तब भी नहीं मिल पाएंगी। इसलिए जो है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कोदियावाड़ा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ है, तो आपको याद रखना है कोदियावाड़ा, क्योंकि कोदियाबगड़ जो है कई बार पूछा जाता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ है, तो आपको क्या याद रखना है, वो है कोदियाबगड़। और कोदियाबगड़ किस पर्वत श्रृंखला के में स्थित है, तो दोस्तों ये है दोदातोली श्रृंखला। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो कोदियाबगड़ जो स्थान है, ये जो है दोदातोली श्रृंखला के घने जंगलों के बीच स्थित है। और दोस्तों, यहाँ पर वीर चंद्र सिंह की गढ़वाली के नाम पर ही यहाँ पर मतलब उन्हीं की याद में यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, कोदियाबगड़ में ही 12 जून को भव्य मेला लगता है। और दोस्तों, जो दोदातोली श्रृंखला है उसे जो है उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। और दोस्तों, जो दोदातोली श्रृंखला और कोदियाबगड़ स्थान है, ये जो है पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा के संगम पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जसवंतगढ़ यानी कि लैंसडाउन का नाम किस शहीद के नाम पर रखने का प्रस्ताव था या है अभी भी? तो दोस्तों, जो लैंसडाउन का नाम जो है वो जसवंत सिंह रावत के नाम पर रखना प्रस्तावित था। और दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो लैंसडाउन है उसका नाम जो है जसवंतगढ़ रखा जाना प्रस्तावित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जसवंत सिंह रावत किस ऑप्शन में दिया है, तो वो दिया है क्वेश्चन नंबर 27 के ए में। और दोस्तों, जो जसवंत सिंह रावत थे वो जब 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने जो है उसमें बहुत ही वीरता दिखाई थी और चीनी सैनिकों से जो है वो अकेले जो है भिड़ गए थे। और दोस्तों, उनकी जो वीरता थी उससे जो है चीनी जो सैनिक थे वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जसवंत सिंह रावत को इसी वीरता के कारण जो है इन्हें 1962 के युद्ध में मरणोपरांत महावीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, जसवंत सिंह रावत का संबंध गढ़वाल राइफल से था। और दोस्तों, लैंसडाउन में गढ़वाली मेस की एक ऐतिहासिक इमारत कब बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी 1888 में। और दोस्तों, लैंसडाउन की ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो है 1706 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, जोसेफ कैथेड्रल चर्च जो कि एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है, तो वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये चर्च जो है कोटद्वार में स्थित है। यानी कि दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो ये जोसेफ कैथेड्रल चर्च जो थी, ये अपने आप में मतलब ये भव्य वास्तुकला के लिए एक एशिया की सबसे बड़ी चर्चों में से एक माना जाता है। इसलिए जो है ये जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, मैंने कई बार आपको रिपीट करवा चुकी हूँ कि कोटद्वार जो है, कोटद्वार खो नदी के तट पर स्थित है। और कोटद्वार में ही एक बुद्धा पार्क भी है, ये भी आपको याद रखना है। और गढ़वाल का द्वार कोटद्वार, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेलित कीजिए। एक सूची में आपको पर्वत दिए हैं और दूसरी सूची में स्थान दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको मैच करना है, मतलब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर जो है पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगता है उसके बाद यूट्यूब पर सोल्यूशन देखिए। तो दोस्तों, कंडोलिया जो है पौड़ी नगर में स्थित है। और उथंग शिखर कहाँ स्थित है, तो वो है श्रीनगर में। और मणिकूट जो है नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ पर मतलब इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, दोदोतोली कहाँ है, मैंने कल मतलब पहले भी आपको बताया था, तो वो है उपरैकाल। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं आगे वो उन्हीं के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
29 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक पहाड़ी आई है कंडोलिया। तो दोस्तों पौड़ी नगर जो है वो कंडोलिया पहाड़ी पे ही स्थित है, मतलब बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। कई बार अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि पौड़ी नगर किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है कंडोलिया पहाड़ी पर। और जो उतुंग शिखर है, उतुंग शिखर जो है श्रीनगर के पास स्थित है। और दोस्तों मणिकूट जो है नीलकंठ महादेव के पास। और दुधातोली जो है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, दुधातोली जो है उफरैली खाल में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, जो मतलब पौड़ी में एक प्रसिद्ध देवता भी है। उनका नाम क्या है? वो है कंडोले देवता। कंडोले देवता जो है ये पौड़ी जिले में न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। इसलिए दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उतुंग शिखर से अलकनंदा और हिमालय का भव्य दृश्य दिखाई देता है। और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दुधातोली श्रेणी पौड़ी का सबसे ऊंचा भौगोलिक क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, दुधातोली लोक विकास संस्थान जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 के संस्थापक कौन थे? ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया है और कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दोस्तों दुधातोली जो लोक विकास संस्थान की जो स्थापना की थी वो 1982 में सच्चिदानंद भारती द्वारा की गई थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो सच्चिदानंद भारती थे वो उपराई खाल के में इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। और ये संस्था का जो मेन उद्देश्य जो है पर्यावरण और जल संरक्षण की एक मतलब इन्होंने एक अलग जगाई है लोगों में। तो इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, सच्चिदानंद जो भारती थे इन्होंने जो है पानी राखो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और दोस्तों जो सच्चिदानंद भारती हैं इन्हें जो है पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े कार्यों के लिए जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से इस क्षेत्र में बांझ के वनों का पुनरुद्धार भी हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर शेयर कीजिए। चाहे आप इस वीडियो को 2 साल बाद देख रहे हो, चाहे आप 1 साल बाद देख रहे हो, चाहे आप अभी देख रहे हो, तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मतलब हमें बताइएगा कि इसमें क्या हम बेहतर कर सकते हैं और क्या हमारा कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहेगा क्विक एंड टेल के साथ।